दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार चुनाव के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव ने ये ऐलान किया है कि अगर चुनाव आयोग पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ है, अगर वो वोटर रिवीजन का काम नहीं करती है, सर का इम्प्लीमेंटेशन जो है, स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू का काम जो है पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ नहीं करती है, तो वो बिहार चुनाव का बहिष्कार करने पर भी विचार कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि 2003 के बाद ये पहला ऐसा मौका है जहां पर बड़े पैमाने पर बिहार में वोटर रिवीजन का काम चल रहा है। और इस काम को देखते हुए पूरा विपक्ष जो है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो प्रशांत किशोर हो, चाहे वो लेफ्ट के पार्टीज हों, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो, इस प्रक्रिया के बाद पूरी तरह से बौखलाए हुए हैं और चुनाव न लड़ने तक की धमकी ये लोग दे चुके हैं। दोस्तों, जब से वोटर रिवीजन का काम स्टार्ट हुआ है, इन लोगों ने बिहार के लोगों में एक भय का माहौल पैदा करने का कोशिश किया है। इन लोग बिहार के लोगों में ये भ्रम की स्थिति पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि सर के माध्यम से बिहार में गरीब, वंचित, दलित, पिछड़े, अति पिछड़ों का वोट काट देंगे। इसके साथ ये भी कह रहे हैं कि अगर बड़े पैमाने में वोटर लिस्ट में बाहरी का नाम जुड़े हुए हैं, बांग्लादेशियों का नाम जुड़े हुए हैं, तो इन्हीं के वोट से प्रधानमंत्री 2024 में चुनाव जीते हैं। तो क्या प्रधानमंत्री का चुनाव भी अवैध है? जब वोटर अवैध है तो इसका मतलब चुनाव भी अवैध है। दोस्तों, तेजस्वी यादव बहुत ज्यादा पढ़े लिखे आदमी नहीं है, उनको हर चीजों का समझ नहीं है, लेकिन आरजेडी में बहुत ऐसे नेता हैं जो पढ़े लिखे भी हैं और काबिल हैं, लेकिन वो तेजस्वी यादव को समझा नहीं सकते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जिस दिन उन्होंने तेजस्वी यादव को सही चीज को सही और गलत चीज को गलत समझाना शुरू कर दिया, उसी दिन आरजेडी से उनका पत्ता साफ हो जाएगा। ठीक यही स्थिति कांग्रेस में है। राहुल गांधी को बहुत ज्यादा कुछ चीज समझ में आती नहीं है, लेकिन कांग्रेस में और ऐसे नेता हैं जो उनसे ज्यादा काबिल हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। जैसे ही वो कुछ भी चीज राहुल गांधी को समझाने की कोशिश करते हैं, राहुल गांधी उन्हें पार्टी से बाहर फेंकते हैं। अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जो हैं उनको साइडलाइन कर दिया है, क्योंकि वो राहुल गांधी को सही चीजों को सही बता रहे थे और गलत चीजों को गलत बता रहे थे। लेकिन राहुल गांधी को इन सब चीजों से कोई खास लेना देना होता नहीं है। अभी आप देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद मोदी सरकार ने तमाम दलों के नेताओं को पूरे विश्व की यात्रा करने को भेजा और ऑपरेशन सिंदूर पर भारत का पक्ष रखने के लिए कहा। तो उसमें से शशि थरूर, कांग्रेस के एक बहुत प्रमुख नेता हैं शशि थरूर, उनको भी भेजा। शशि थरूर ने जाकर बहुत ही प्रमुखता के साथ अमेरिका में भारत का पक्ष रखा कि किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर का उन्होंने एग्जीक्यूशन किया है, भारत ने किया है। लेकिन भारत का पक्ष रखने के लिए शशि थरूर को कांग्रेस से साइडलाइन कर दिया गया है। सोचिए। वहीं पर दोस्तों, कांग्रेस के एक नेता हैं इमरान मसूद, उन्होंने एक बार प्रधानमंत्री मोदी के लिए टिप्पणी की थी कि प्रधानमंत्री मोदी को हम बोटी बोटी कर डालेंगे। तो ऐसे नेता को कांग्रेस से बहुत प्रमुखता से
स्थान भी देती है और उनका सम्मान भी करती है। आज का हम लोग का फोकस रहेगा बिहार चुनाव। तो बिहार चुनाव में एसआईआर का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। तो इस इम्प्लीमेंटेशन को रोकने के लिए तमाम विपक्षी दलों ने अपने वकील के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की कि ये प्रोसेस को रोकना चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग ने बहुत ही मजबूती के साथ सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखा और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना कि रिवीजन करना, वोटर लिस्ट का रिवीजन करना चुनाव आयोग का काम है और चुनाव आयोग के इस काम में हम किसी भी तरह से रोक नहीं लगा सकते हैं। हालांकि उन्होंने चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने अपने तरफ से कुछ सुझाव भी दिए। उन्होंने कहा कि जो आप लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट लोगों से मांग रहे हैं उनमें से बहुत सारे डॉक्यूमेंट लोगों के पास नहीं होंगे। इनफैक्ट जो जज महोदय जो सुन रहे थे ये केस, उन्होंने कहा कि ये जितने डॉक्यूमेंट आप मांग रहे हैं उतने डॉक्यूमेंट तो मेरे पास भी नहीं हैं। और दोस्तों बड़े मजे की बात है कि बहुत सारे मीडिया कर्मी भी जो हैं वो अपने टीवी स्टूडियो में डिबेट कर रहे थे और कह रहे थे कि इसमें से ज्यादा डॉक्यूमेंट मेरे पास भी नहीं है, तो क्या मेरा नाम वोटर लिस्ट से काट दिया जाएगा? दोस्तों एसआईआर का काम ये नहीं है कि वोटर को लिस्ट से काटना। उनका प्रयास सिर्फ इतना ही है कि वोटर में किसी भी तरह की गड़बड़ी न हो। जैसा कि अभी रिपोर्ट में आ रहा है कि एसआईआर के माध्यम से अभी तक 52 लाख लोगों के नाम जो हैं वोटर लिस्ट से कटे हैं। उस 52 लाख में 18 लाख ऐसे लोग हैं जो 2003 के बाद से 2025 आते आते उनकी मृत्यु हो चुकी है। दोस्तों आप बताइए कमेंट करके कि क्या ऐसे जो आदमी मर चुके हैं, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, क्या उनका नाम वोटर लिस्ट में रहना चाहिए? बिल्कुल नहीं रहना चाहिए मेरे हिसाब से। आप मुझे कमेंट करके बताइए। उसके बाद दोस्तों 26 लाख ऐसे लोग हैं जो बिहार छोड़कर दूसरे जगह जा चुके हैं, दूसरे जगह शिफ्ट कर चुके हैं और वहां पर उन्होंने अपना वोटर आईडी कार्ड बना लिया है। तो क्या जब दूसरे जगह वोटर आईडी कार्ड बना लिया तो बिहार में उनका वोट रहना चाहिए? नहीं रहना चाहिए। तीसरे कैटेगरी के लोग हैं, 7 लाख ऐसे लोग हैं जिनके पास एक से ज्यादा जगहों पर वोटर लिस्ट में नाम उनका था, तो ऐसे लोगों का भी नाम वोटर लिस्ट से काटा गया है। मुझे इसमें बिल्कुल भी कोई खामी नहीं दिखती है। ऐसे लोगों का नाम वोटर लिस्ट में नहीं रहना चाहिए। तो फिर ये विपक्ष वाले लोग इतना हंगामा क्यों मचा रहे हैं? क्या इन्हीं 52 लाख वोटों के माध्यम से क्या विपक्ष कोई खेल करना चाह रहा था या कोई इनका गेम प्लान था? दोस्तों 2003 में पहली बार वोटर रिवीजन का काम बिहार में हुआ था। उसके बाद 2005 में चुनाव हुआ था बिहार में। 2005 से 2025 अब तक बिहार में आरजेडी की दोबारा सरकार में वापसी नहीं हुई है। 2005 के बाद हमेशा नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बिहार में चुनाव जीता गया है। चाहे बिहार में नीतीश कुमार बीजेपी के साथ हों चाहे आरजेडी के साथ हों, जिनके साथ भी नीतीश कुमार होते हैं चुनाव जीत जाते हैं। यही आप देखिए 2015 में नीतीश कुमार आरजेडी दोनों मिलकर चुनाव लड़े थे और उसमें आरजेडी और नीतीश कुमार की जीत हुई थी। तो इन्हीं सब को देखते हुए इस बार चूंकि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, ये उन्होंने कई बार घोषणा की है कि अब तक हम आपके साथ रहे, जो हो गया सो हो गया, अब हम इन्हीं लोग के साथ रहेंगे, अब हम कहीं इधर उधर नहीं जाने वाले हैं। तो अब तेजस्वी यादव को, कांग्रेस को ऐसा लग रहा है कि जो जितने भी बांग्लादेशी वोटर्स उन्होंने बना लिए थे
उनमें से बहुतों का नाम कट जाएगा। ये दुहाई देते हैं 2020 के चुनाव का। 2020 में जितने वोट एनडीए को मिले थे और जितने वोट आरजेडी को मिले थे, उनमें सिर्फ 12,000 का अंतर था। तो ये लोग यही सोच रहे थे कि पिछला बार तो 12,000 का ही अंतर था, इस बार तो 12,000 के अंतर को हम लोग पाट ही देंगे। तो वो लोग काफी कॉन्फिडेंट थे कि इस बार हम लोग चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन इसी बीच चुनाव आयोग ने एसआईआर का प्रक्रिया कर दिया है और 52 लाख लोगों के नाम कटे हैं। अभी 2-3 दिन और बाकी है, तो हो सकता है कि 1-2 लाख का नाम और कट जाए। तो दोस्तों, इसी बात को लेकर तेजस्वी यादव हो, कांग्रेस हो, राहुल गांधी हो, सरकार से, बीजेपी से काफी खफा दिख रहे हैं और उन्होंने चुनाव न लड़ने की भी धमकी दे दी है। एक्चुअली ये आरजेडी और तेजस्वी यादव की हताशा दिखा रही है। उन्हें बिहार का सीएम बनने का इतना बेचैनी क्यों है, ये आप लोग सब समझ सकते हैं। जो पार्टी पिछला 20 साल से ढंग से बिहार की सत्ता में आ ना पाई हो, उनके लिए ये छटपटाहट काफी मायने रखता है और मतलब कि ये जीत भी उन्हें काफी मायने रखता है। अगर इस बार भी तेजस्वी यादव लेड आरजेडी चुनाव नहीं जीत पाती है, तो मुझे लगता है कि आरजेडी में एक बहुत बड़ी टूट की भी संभावना दिखती है। यही सब चीजों को बचाने के लिए तेजस्वी यादव जो है बीजेपी पर, चुनाव आयोग पर तरह तरह के आरोप लगा रही है। तेजस्वी यादव ये कहते हैं कि बीजेपी जो है चुनाव आयोग के माध्यम से गेम खेल रही है। अब उनको क्या बताया जाए, तेजस्वी यादव थोड़ा पढ़ लिख लेते तो पता चलता है कि कांग्रेस के शासन में एक चुनाव आयुक्त होते थे, टीएन शेषन। चुनाव आयोगों में जितने भी अब तक चुनाव आयुक्त हुए हैं, उनमें सबसे फेमस नाम और सबसे पसंदीदा नाम जो लोगों के दिमाग में आज तक है, वो है टीएन शेषन का नाम है। और टीएन शेषन ने ही वोटर आईडी कार्ड का इंट्रोडक्शन किया था। उस समय उनके इस कार्य का भी बहुत ज्यादा विरोध हुआ था। उसके बाद टीएन शेषन जो है कांग्रेस के टिकट से चुनाव भी लड़े थे। सोचिए, तो चुनाव आयोग किसके पक्ष में बैटिंग करता है, किसके पक्ष में बैटिंग नहीं करता है, इस बात से ध्यान हटाकर तेजस्वी यादव को, कांग्रेस को यह सोचना चाहिए कि वो जो सरकार बनाने की सोच रहे हैं, वो बिहार के लोगों के वोट से सरकार बनना चाहिए, न कि बांग्लादेशी, न कि म्यांमार, न कि नेपाल के लोगों के वोट से उन्हें सरकार बनानी चाहिए। बाकी तो तेजस्वी यादव को समझाना बहुत ही मुश्किल काम है, मेरे से तो बिल्कुल ही नहीं समझेंगे। और आप लोग अगर कोशिश करना चाहते हैं तो कोशिश करके देख लीजिए। तो दोस्तों, मुझे आज के लिए इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।